हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए साइंस की क्विज नंबर 4। यानी कि इससे पहले 3 क्विज हो चुकी हैं, तो वो क्विज आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चैनल की प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एक साइंस का हीरो क्लास मिलेगी। उसके अंदर ऑलरेडी 3 क्विज जो हैं साइंस की दी हुई हैं। तो वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपको साइंस से रिलेटेड, वह सारे प्रश्न आपको उस क्विज में देखने को मिल जाएंगे। देखिए, ये जो क्विज है साइंस की, ये संविदा वर्ग 3 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। SSR नेवी, AA और X ग्रुप, Y ग्रुप जो एयरफोर्स का होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद UPSI, MPSI, जेल प्रहरी और व्यापम के अन्य एग्जाम जो होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और आपके हाई स्कूल और इंटर में जो बायोलॉजी है, आपका जीव विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है, जो आपका रसायन विज्ञान है, 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह क्विज। तो इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता दें, आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जा करके यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। तो उस लिंक के सहारे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ से आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो और PDF दोनों आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक हमने नीचे दी है। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, वह पदार्थ जो दर्द निवारक तथा तीव्र जरनाशी दोनों की भांति कार्य करता है, वह पदार्थ कौन सा है। आपको ये बताना है। जो कि कॉम्बो कार्य करता है, यानी कि आपका दर्द निवारक यानी कि पेन किलर का भी कार्य करेगा और ज्वरनाशी यानी आपको बुखार चढ़ा है तो उसको भी नाश करेगा। तो बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ है। ऑप्शन ए है कुनैन, ऑप्शन बी है एस्प्रिन, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आपके लिए कॉम्बो काम करेगा, यानी कि पेन किलर का भी कार्य करेगा और आपके जो फीवर चढ़ा हुआ है आपको फीवर उतारने का भी कार्य करेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर बी, यानी कि जो एस्प्रिन होता है वो आपके लिए दोनों का कार्य करता है, यानी कि आपका पेन किलर का कार्य करता है और आपके बुखार को भी उतारने का काम एस्प्रिन करता है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न से संबंधित, जिससे इस प्रश्न से संबंधित अन्य कोई प्रश्न आए आप उसको भी सॉल्व कर ले। देखिए, शरीर में दर्द से छुटकारा पाने के लिए ली जाने वाली जो दवा है वो दर्दनाशक या फिर दर्द निवारक कहलाती है। ज़्यादातर आप जब मेडिकल पे जाते हैं तो उसको पेन किलर कहते हैं। तो एस्प्रिन जो है वो दोनों की भांति कार्य करती है। या पेन किलर का काम करती है। तो पेन किलर के लिए क्या होता है, जो आपका झंडू बाम है या फिर तारपीन का तेल जो आप लोग लगाते हैं, तो उसमें क्या है, एस्प्रिन मिला दी जाती है। तो एस्प्रिन जब मिला देते हैं तो आपके लिए पेन किलर का कार्य करने लगती हो। और ये तीव्र ज्वरनाशक भी है। क्यों? क्योंकि ये कुनैन की छाल से प्राप्त होती है और आपको पता है कुनैन की छाल ज्वर को जो है, फीवर को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर नष्ट करती है, क्योंकि कुनैन की छाल से ही आपकी जो मलेरिया की दवा है वो बनाई जाती है। मलेरिया में आपको तीव्र बुखार होता है। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके यहाँ से आपका पहला प्रश्न क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी जानकारी पहले प्रश्न से अतिरिक्त जानकारी भी मिल गई होगी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कहता है, आइए देखते हैं। लवण में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। यहाँ पर लवण से तात्पर्य है नमक, अर्थात अगर नमक में आयोडीन नहीं होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा आपको। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रक्त अल्पता, ऑप्शन सी है घेंघा और ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो बताइए कि कौन सा रोग हो जाएगा अगर आयोडीन की कमी है आपके नमक में। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि आपको घेंघा हो सकता है अगर आपके नमक में आयोडीन की कमी है। तो आइए देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव, इसका अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। लवण अर्थात नमक में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इस रोग में मनुष्य के गले में जो है बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाती हैं, तो गला जो होता है वो सूजा सूजा सा लगता है। तो वो क्या है, वो आपके लिए एक प्रकार से घेंघा रोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो नमक है उसमें ये ध्यान रखिए कि उसमें आयोडीन जो है भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित लक्षण किस बीमारी के हैं। यानी कि अब आपको बीमारी के लक्षण दिए हैं और आपको बीमारी का नाम बताना है। कुछ इस तरह से आप घुमा करके प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो हड्डी की कमी, हड्डियों का पतला होना, दांतों की परेशानी और अस्थिभंग का बढ़ना, यानी कि अस्थियां जो होती हैं वो आपकी टूटने लगती हैं। तो किस, ये जो आपके लक्षण दिए गए हैं किस बीमारी के लक्षण हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपके ऑप्शन है पेलेग्रा, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है एडिमा और ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो बताइए ये जो आपको ऊपर लक्षण दिए हुए हैं यह किस रोग के लक्षण हैं। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका बी, यानी कि जो ये ऊपर लक्षण दिए हैं वो रिकेट्स रोग के लक्षण हैं। तो आइए अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, शरीर में
कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स कहते हैं, जिसमें इस रोग में क्या होता है, उपरोक्त लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि दांतों में आपकी परेशानी होगी, ठीक है, अस्थियों का भंग होना, आपके हड्डियों में परेशानी होगी आपकी, तो रिकेट्स की शिकायत है आपको। तो दूर कैसे होगी? दूध, मांस, अंडे और सूर्य के प्रकाश का सेवन करने से ये रोग आपके ठीक हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप सूर्य की रोशनी में बैठ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी वो रोशनी। जैसे कि हमारी क्लासेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसी तरह सूर्य की रोशनी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसकी आप सूर्य की रोशनी लेंगे तो यह रोग आपका ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इंटरेस्टेड प्रश्न है कि फिल्म तारे जमी पर में एक 8 साल का लड़का इमाम डायलैक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित है, जिसका मतलब क्या है? आपने अगर तारे जमी पर फिल्म देखी होगी, आमिर खान की वो मूवी है, उसमें एक छोटा सा लड़का होता है, तो वो क्या है, डायलैक्सिया नाम की बीमारी से ग्रसित है। तो डायलैक्सिया नाम की बीमारी में क्या होता है? अगर आपने मूवी देखी होगी तो आप बिल्कुल इसका सही आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन ए है बोलने में असक्षम, ऑप्शन बी है सुनने में असक्षम, ऑप्शन सी है पढ़ने और लिखने में असक्षम, और ऑप्शन डी है देखने में असक्षम। तो बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि पढ़ने और लिखने में असक्षम हो जाता है वह व्यक्ति जिसे डायलैक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो उस मूवी में आपने देखा था वो बच्चा जो है एकदम कहीं रॉकेट लेकर के चला जाता है, ABCD पढ़ाई जा रही, लेकिन पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता उसका, कहीं रॉकेट उड़ाने लगता है, कहीं पृथ्वी को ले जाकर के सूर्य से भिड़ा देता है। तो ऐसे बहुत सारे उसके मन में, दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं, लेकिन पढ़ने में कभी उसका मन नहीं लगता है। तो आइए अतिरिक्त जानकारी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, डायलैक्सिया एक बीमारी है जिसमें रोगी को पढ़ने और लिखने में कठिनाई महसूस होती है। इस बीमारी में दिमाग, शब्द पहचानने वाला जो हिस्सा होता है दिमाग का, वो निष्क्रिय हो जाता है या फिर अल्प सक्रिय रहता है, जिसे दवाइयों और अभ्यास के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 6 है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस हिस्से में पाई जाती हैं? देखिए, हमको स्वादों का अनुभव कहाँ से होता है? जीभ से होता है। तो खट्टा स्वाद कहाँ से अनुभव होगा, आप एक बार इसको टेस्ट करके भी देखेंगे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अगले हिस्से में, ऑप्शन बी है पिछले हिस्से में, ऑप्शन सी है पार्श्व हिस्से में यानी कि अगल बगल के हिस्से में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि पार्श्व हिस्से में, यानी अगल बगल का जो हिस्सा होता है वो आपको खट्टे पदार्थ का अनुभव कराता है। जैसे आप कभी नींबू खाइएगा तो नींबू आपके आगे वाले सब उसमें नहीं लगेगा, बगल बगल से लगेगा आपको कि ये खट्टा खट्टा सा महसूस हो रहा है। आइए जानते हैं अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो हमें किसी भी चीज़ के स्वाद का अनुभव अपनी जीभ के माध्यम से होता है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो दानेदार होती हैं, जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। खट्टे स्वाद का अनुभव हमें जीभ के पार्श्व भाग से होता है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आप कभी अपनी जीभ को टच करें तो उसमें आपको हल्की हल्की सी जो है दानेदार से चीज़ें मिलती, दाने दाने सी, तो वो स्वाद कलिकाएं होती हैं। जैसे आपको कभी जुकाम हो जाए तो आपका कफ जो है वो जीभ पर जम जाता है, तो वो जमने की वजह से आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपको स्वाद का अनुभव नहीं होता है। वहीं आप जाइए अपना जीभ को जो है छील लीजिए, या फिर जैसे आप टंगी की जो होता है टंग वाला, उससे आप साफ़ कर लीजिए, तो उससे क्या होता है कि आपका कफ जो है पूरा वो नीचे गिर जाता है, तो फिर से आपकी स्वाद कलिकाएं बिल्कुल खुल जाती हैं। या फिर गर्म पानी से आप गरारे कर लेते हैं तो स्वाद कलिकाएं फिर से खुल जाती हैं, तो आपको स्वाद का अनुभव होने लगता है। तो हमारे जीभ में बहुत सी स्वाद कलिकाएं होती हैं जिससे हमें स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 आ रहा है आपके सामने। देखिए, आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? लवण का मतलब होता है नमक, तो आहार में जो लवण होता है, जो नमक होता है, उसका मुख्य उपयोग क्या है? देखिए, मुझे उम्मीद है इसमें 80% लोग इस प्रश्न को गलत करने वाले हैं। क्यों, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है जल में भोजन के कणों की विलेयता बढ़ाना, ऑप्शन बी है भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, ऑप्शन सी है पकाने की क्रिया को सरल बनाना, या फिर ऑप्शन डी है भोजन के स्वाद को बढ़ाना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी, यानी कि भोजन के स्वाद को बढ़ाना काम होता है आपके नमक का। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर दिमाग चलाया होगा, बी लगा करके आए होंगे कि भोजन के पाचन को बढ़ाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, तभी तो ऐसा ऑप्शन दिया है घुमा करके। लेकिन इसका बहुत ही सीधा, सरल और सिंपल आंसर है कि भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका अतिरिक्त जानकारी इसमें क्या दी है। तो नमक का साधारणतः खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 है,
पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, तो जो पशुओं की प्रोटीन होती है उसको फर्स्ट लेवल का प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना यानी सबसे अच्छा प्रोटीन माना जाता है। क्यों, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अनिवार्य अमीनो अम्लों से भरपूर होता है। ऑप्शन बी है बाजार में सस्ता मिलता है। ऑप्शन सी है सुपाच्य होता है। ऑप्शन डी है खाने में स्वादिष्ट होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर ए यानी कि अनिवार्य अमीनो अम्लों से भरपूर होता है आपका पशु प्रोटीन। तो आइए इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, पशुओं में मानवों से ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए मांसाहारी लोग अपने प्रोटीन की कमी को मांस खा करके पूरा कर लेते हैं। मगर शाकाहारी लोग क्या करें, ठीक है, मांसाहारी लोग अपना अंडे खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं, वहाँ से उनको प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आपकी दालें हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन प्रदेश किसको कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश कहते हैं। आपको हमने कई बार ये प्रश्न अपने वीडियोज़ में बताया है, तो ध्यान रखिएगा कि सोया प्रदेश जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 9 है गहरे तले खाद्य पदार्थ कैंसर का कारक माने जाते हैं क्योंकि इनमें अधिकता होती है। देखिए, यहाँ पर आप सुबह सुबह नाश्ता करने जाते हैं तो समोसे की दुकान पर एक बार अगर आपका समोसा पहले तेल में फ्राई हो गया तो खा लीजिए, कोई बात नहीं है। दूसरे में फ्राई हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बार बार आपका समोसा फ्राई हो रहा है तो वो आपके लिए कैंसर का कारक बन जाता है, यानी कि उसमें कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ उसमें बढ़ जाती है जिसकी वजह से कैंसर आपको हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है वसा बढ़ जाता है उसमें। ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है पकाने का तेल उसमें चिपक जाता है। ऑप्शन डी है निकोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि वसा की मात्रा आपकी बढ़ जाती है जब बार बार तेल फ्राई हो रहा है और उसमें आपके समोसे वगैरह तले जा रहे हैं। तो बार बार जो तेल फ्राई हुआ है और ऐसे समोसों को आप खाने से बचिए। देखिए, गहरे तले खाद्य पदार्थ जैसे छोले भटूरे, पूरी, समोसा आज अगर बार बार तले हुए तेल से निकाले गए हैं तो इससे वसा की अधिकता हो जाती है और यही वजह होता है कि आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए आप बार बार तले हुए जो तेल होते हैं उनसे निकले हुए समोसे और कचौड़ी वगैरह से खाने से बचिए। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। देखिए, अंतःस्रावी प्रणाली क्या होती है, तो वो प्रणाली जिसके माध्यम से हार्मोन्स को स्रावित किया जाता है। हार्मोन्स जिसमें से निकलते हैं और हार्मोन्स को जो है हम एकत्रित करके मतलब शरीर में जो है हार्मोन कहाँ कहाँ पहुँचाना है, ये सारा जो होता है वो अंतःस्रावी प्रणाली के माध्यम से होता है। यानी कि हार्मोन्स का नियंत्रण जो है वो अंतःस्रावी प्रणाली के माध्यम से होता है। तो आपको बताना इनमें ऐसा कौन सा हिस्सा है जो अंतःस्रावी प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जो आपका फेफड़ा होता है वो अंतःस्रावी प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, अंतःस्रावी प्रणाली वह है जो हमारे शरीर में हार्मोन्स को नियंत्रित करती है, हमने आपको बता दिया। और फेफड़ा जो है वो आपका श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, यानी कि फेफड़े से कोई हार्मोन्स नहीं निकलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका घुमा करके प्रश्न आ सकता है। आपको जब कठिन पेपर बनाया जाएगा तो आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे। तो ये 10 प्रश्न जो हमारे बायोलॉजी के हैं वो समाप्त हुए 2:1:1 की, यानी किसी भी परीक्षा में जो है इसी रेशियो में प्रश्न आते हैं। अगर 20 प्रश्न हैं तो 10 बायोलॉजी के होंगे, 5 केमिस्ट्री के, 5 फिजिक्स के, इस तरह से अलग अलग वितरित होते हैं हमारे प्रश्न। तो इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो यहाँ से आप रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो रसायन विज्ञान का प्रश्न नंबर 1 और वैसे प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। निम्न में से कौन सा तत्व ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने का काम इनमें से कौन करता है। ऑप्शन ए है क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जो ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाता है। तो आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाता है। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में, जिससे इससे संबंधित अन्य कोई प्रश्न आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। अन्य ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैसें हैं ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो एक हंसाने वाली गैस जो होती है कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। आप ध्यान रखेंगे, तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है। तो ये जो गैसें हैं यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस जो प्रभाव है आपका प्रभावित होता है। तो इसमें यही पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करता है, ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाता है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है तो उसकी वजह से आपका ग्रीन हाउस प्रभाव पर इफेक्ट पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ रहा है।
कि कटे हुए सेब या बैंगन को वायु के संपर्क में रखने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। यह कौन सी क्रिया है? आप इसको देखिए, फिजिक्स जो है आपकी और केमिस्ट्री जो है ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप इसको प्रयोग करके भी देख सकते हैं। आप एक काम करना, घर पर जाना और सेब को या फिर बैंगन को काट करके रख देना। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो भूरे भूरे रंग की एक परत सी बन गई है। तो वो कौन सी क्रिया है जिसकी वजह से ये परत बन जाती है? ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी है उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है। तो रासायनिक परिवर्तन की वजह से कटे हुए सेब के ऊपर जो है आपका एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो देखिए, कटे सेब या बैंगन को वायु में रखने पर उसका रंग परिवर्तन के कारण भूरा रंग हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण। जब कोई पदार्थ किसी ऐसी चीज में परिवर्तित हो जाए कि उसे दोबारा वैसे का वैसा नहीं प्राप्त कर सके, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना। अगर आपने दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया तो फिर वो दही बन जाता है। अब क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक क्रिया है। इसके बाद में आप दही से दोबारा दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यह एक केमिकल रिएक्शन होती है, इस वजह से आप दही से दोबारा दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ रहा है। इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यह प्रश्न जो है। देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि इस बार आपसे भौतिक परिवर्तन पूछा है, पिछली बार आपसे रासायनिक परिवर्तन पूछा था। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए है किण्वन, ऑप्शन बी है दहन, ऑप्शन सी है संक्षारण, ऑप्शन डी है संघनन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो देखते हैं, इसका आंसर है डी, यानी कि जो संघनन की प्रक्रिया है वह आपका भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। तो आइए देखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। गैस से द्रव बनने की परिघटना को हम संघनन कहते हैं, यानी कि जो गैस से तुरंत द्रव में बदल जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यह वाष्पन की उल्टी प्रक्रिया है। वाष्पन में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि द्रव से जो है वो गैस बन जाता है। तो प्रायः जल चक्र के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन है। कैसे है? तो नीचे से जो जल होता है वो वाष्प बन के ऊपर उठता है और फिर वापस नीचे आ जाता है, यानी कि यह एक भौतिक प्रक्रिया है। यानी कि पहले जल से वाष्प बनी और वाष्प से फिर वापस हमको जल मिल गया, यानी कि हमने दोबारा से जल प्राप्त कर लिया। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से उसको पुनः वैसे का वैसा ही प्राप्त कर लें, तो आपका भौतिक प्रक्रिया कहलाती है। और आप दोबारा से वैसे का वैसा नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो आपकी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि खिचड़ी है, खिचड़ी के लिए आपने चावल लिया, दाल लिया और बहुत सारी चीज़ें उससे मिला दी और खिचड़ी बना दी, तो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या आप वापस उन सब में से अलग करके चावल अलग करके प्राप्त कर सकते हैं? क्या उबालने के बाद में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया हो गई। उम्मीद करते हैं अब आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रह गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है मिशन 20/20, यानी कि 20 में से 20 नंबर आप लेकर के आना है आगामी परीक्षाओं में। और सक्सेस जंक्शन के साथ आप बने रहेंगे, तो चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो साइंस हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर हो, जीके हो, जीएस हो, स्टैटिक जीके हो, कुछ भी हो, जो चीज़ें आप सक्सेस जंक्शन पर पढ़ेंगे वो आप पूरा का पूरा नंबर लेकर के आएंगे। चाहे फिर वो एसएसआर का एग्जाम हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, या फिर व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस हो, कोई भी परीक्षाएं हो। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न उदाहरणों में से किसे द्रव्य नहीं माना जाता है? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम द्रव्य नहीं मान सकते हैं? ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऊष्मा और ऑप्शन डी है एलपीजी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर सी, यानी कि जो ऊष्मा है उसे आप द्रव्य नहीं मान सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन भी जब एक गैस को जब हम उसको पैक करके रख देते हैं तो एक द्रव में बदल जाता है। रबर जो होता है वो आपका उससे पाया जाता है। रबर के तो पेड़ ही होते हैं, आपने कभी देखा भी होगा, बाल्टी लगा देते हैं और रबर जो है नीचे गिरती रहती है, तो एक तरल मात्रा होती है। एलपीजी आप कभी सिलेंडर उठा करके और थोड़ा सा हिलाइए तो आपको लगेगा क्योंकि कुछ द्रव्य उसके अंदर भरा है, कुछ हिल रहा है उसके अंदर, तो एलपीजी भी। लेकिन आपकी जो ऊष्मा है उसे आप द्रव्य के रूप में नहीं बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ऊष्मा को द्रव्य नहीं माना जाता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर गमन करती है। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी और एसआई मात्रक जूल होता है। आप कभी चाय बना रहे हो और चाय की केतली में जो है हत्था नहीं लगा है, तो आप अगर हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है ना, ऊष्मा आपका जो है कम ताप वाली वस्तु की ओर गमन करती। जैसे कि नीचे जैसे केतली का वो गर्म हुआ तो फिर आपकी जो हत्था था वो आपका ठंडा था, तो ऊष्मा क्या हुई? प्रसारित हुई, ऊष्मा वहाँ से चली और ठंडे की ओर आ गई, यानी कि हत्थे में भी आपकी ऊष्मा प्रवाहित हो गई है, तो वो भी इसी वजह से गर्म हो गया है। तो ये बात आप दिमाग में रखिए कि ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर गमन करती है। मात्रक भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। तो एक प्रश्न में कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो हमने आपसे वादा किया है वो वादा निभाते हुए हमने एक प्रश्न में आपको
4 से 5 प्रश्न क्लियर कराए हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी विधि कीटाणुओं को नहीं मारती है? इसमें आपसे बोला गया है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा कीटाणु नहीं मरते हैं। ऑप्शन ए है उबालना, ऑप्शन बी है छानना, ऑप्शन सी है आसवन और ऑप्शन डी है क्लोरीनीकरण। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि जो आपका छानना प्रक्रिया है, तो छानने की प्रक्रिया में आपका जो है कीटाणु नहीं मरते हैं। देखिए, अगर आप पानी को उबालेंगे तो देखिए पानी के शुद्धिकरण की कुछ विधियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो पानी की शुद्धिकरण की अनेक विधियां हैं, जैसे उबालना, आसवन, क्लोरीनीकरण। इन सभी पद्धतियों में कीटाणुओं को मारा जाता है। यानी कि अगर आप पानी को उबालेंगे तो गर्म होने की वजह से कीटाणु मर जाएंगे, क्लोरीन डाल देंगे तो कीटाणु मर जाएंगे, आसवन कर देंगे तो भी कीटाणु मर जाएंगे। परंतु अगर आप पानी को छानते हैं, जैसा पानी लेकर के आया और आपने छान दिया, तो इसमें कीटाणुओं की मृत्यु नहीं होती है। यानी कि कीटाणु आपके चले जाते हैं। जो बारीक कीटाणु होते हैं, जो छन्नी को पार कर सकते हैं, वो आपके पानी में चले जाते हैं। तो ये थे 5 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स। यहाँ से 5 प्रश्न हम आपको फिजिक्स के देंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न आपके आने वाले हैं फिजिक्स के, ये ऐसे प्रश्न होंगे जो बिल्कुल व्यावहारिक होंगे, यानी कि फिजिक्स हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो फिजिक्स के ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जो आप डेली देखते हैं, डेली आपके साथ घटनाएं घटती हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ग्लास ऋणावेशित हो जाता है, ग्लास धनावेशित हो जाता है, सिल्क ऋणावेशित हो जाता है, लेकिन ग्लास धनावेशित होता है और सिल्क ऋणावेशित हो जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपने बचपन में कई बार ये खेल भी खेला होगा कि अपने बाल से जो है एक पेन ली और उसको रगड़ा, नीचे कागज़ रखा है, उस कागज़ को चिपका दिया तो कागज़ चिपक जाता था। ऐसा क्यों होता था? आइए हम आपको इस प्रश्न में बताएंगे। तो पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि ग्लास धनावेशित हो जाता है और सिल्क ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि जो आप पेंसिल अपने सिर पे रगड़ते हैं कागज़ को उठाने के लिए, कागज़ के छोटे से टुकड़े को उठाने के लिए, तो पेंसिल आपकी धनावेशित हो जाती है और वो कागज़ का टुकड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाता होता है, इसलिए वो चिपक जाता है। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो ग्लास धनावेशित और सिल्क ऋणावेशित हो जाता है और विपरीत आवेश होने की वजह से एक दूसरे की ओर वो आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कागज़ का टुकड़ा होता है आपकी पेन में जो है चिपक जाता है। जब आप बचपन में कभी खेला करते होंगे कि अपने सर से पेन को रगड़ा और छोटा सा टुकड़ा जो है कागज़ का नीचे रख दिया और दिखा रहे, देखो भाई जादू देखो, जादू देखो, अभी ये जो ये कागज़ का टुकड़ा है अभी इस पेन से चिपक जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर फिजिक्स का उपयोग कर रहे थे। तो ये चीज़ें हमारे साथ डेली होती रहती हैं। तो आप इस जादू को समझ गए होंगे। अगर आपको भी किसी ने जादू दिखाया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो जादू क्या है। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ रहा है, पॉलीथीन में लिपटी हुई ईंट को आसानी से घसीटा जा सकता है क्योंकि पॉलीथीन में ऐसा क्या गुण होता है कि उसको हम आसानी से घसीट सकते हैं अगर हम किसी भी ईंट को पॉलीथीन में मिला करके रख दें या बांध करके रख दें। ऑप्शन ए है उसमें कम घर्षण होता है, ऑप्शन बी है उसमें ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है किसी घर्षण की आवश्यकता नहीं होती है और ऑप्शन डी है ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करती है पॉलीथीन। तो आइए देख लेते हैं। ये पॉलीथीन के बारे में पूछा, इसका आंसर है ए, यानी कि कम घर्षण होता है। जैसे कि आइए हम आपको समझाते हैं पूरी बात। देखिए, हमने क्या है, ईंट ली एक और उस ईंट को पहले बिना पॉलीथीन में बांधे घसीटा तो ज़्यादा ताकत लगी। हमने पॉलीथीन में बांध दिया उसको और फिर घसीटा तो बहुत कम ताकत लगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो जो पॉलीथीन होती है वो चिकनी होती है, तो क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। पृथ्वी और पॉलीथीन के बीच में घर्षण कम हो गया तो आसानी से खिंचती चली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और डिस्क्रिप्शन हमने आपको ऊपर बता ही दिया कि कैसे वह चिकनी होने के कारण आसानी से घसीटी जा सकती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ रहा है कि पेड़ के तनों को सरलता से भेदने के लिए कठफोड़वा जैसे पक्षियों की तेज नुकीली चोंच होती है क्यों? आपने कठफोड़वा एक पक्षी होता है, आपने देखा होगा, उसकी जो चोंच होती है बहुत ही नुकीली होती है। तो क्यों ऐसा होता है, आइए देखते हैं। बल एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो, बी कहता है नुकीली चोंच का क्षेत्र उसके सिर से अधिक हो, सी कहता है बल एक बड़े क्षेत्र पर केंद्रित हो और डी कहता है लगाया गया दाब कम हो। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि बल जो है वो एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो। देखिए, जब कभी आप कठफोड़वा को जो है बैठे हुए देखते होंगे किसी भी पेड़ पर, तो आप देखते होंगे कि कठफोड़वा जो अपनी चोंच को एक ही जगह पर मारता रहता है, टक 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 टक, मतलब एक ही जगह पर वो प्रहार करता रहता है। क्यों? तो कठफोड़वा पक्षी का एक प्रजाति है जो लगभग सभी देशों में पाई जाती है। इनकी चोंच तेज और नुकीली होती है ताकि ये आसानी से पेड़ के तनों को भेद सकें। नुकीली चोंच होने के कारण बल एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित होता है, यानी कि एक ही जगह पर बार बार बल लगता रहता है। तो क्या होता है कि तने को बड़ी आसानी से कठफोड़वा छेद लेता है।
तो आगे जब आपसे कोई पूछे कि कठफोड़वा क्या होता है तो कठफोड़वा के बारे में आप पूरा उसका हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोग्राफी, ज्योग्राफी जो भी होती है सब आप उसका बता देंगे, कैसे वो घर बनाता है और क्यों घर बना लेता है बड़ी आसानी से। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, जब एक कांच की गिलास में गर्म पानी से भरा जाता है तो उसके अंदर एक इस्पात की चम्मच रख देते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? ये प्रयोग आप कर भी सकते हैं घर पर जा करके बस, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो भाई साहब आपका कांच का गिलास टूट जाएगा तो मम्मी ने देख लिया तो पिटाई भी बहुत लगेगी। ठीक है, तो ऐसा ना हो आपके साथ में, उसके लिए हम आपको यहाँ पर उसका रीज़न बता रहे हैं और कैसे इस प्रश्न आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है कि आपका प्रयोग भी हो जाए और आपकी कांच की गिलास भी ना टूटे और आप पे मार भी जो है आप पे ना पड़े। तो आइए देखते हैं कि जब एक कांच की गिलास को गर्म पानी से भरा जाता है तो एक इस्पात का चम्मच उसके अंदर डाल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है चम्मच ऊष्मा को अवशोषित करके गिलास को टूटने से रोकता है। ऑप्शन बी है चम्मच संकुचित होकर गिलास को टूटने से रोकता है। ऑप्शन सी है चम्मच संकुचित और प्रसारित हो जाता है। ऑप्शन डी है चम्मच तापमान को स्थिर बनाए रखता है। तो इसका आंसर है ए। दिख गया भाई? अब क्या है कि आंसर का मन था दिखने का, बहुत ज़्यादा जल्दी थी आंसर को, सामने आ गया, कोई बात नहीं है, आप अपनी जो है ईमानदारी बरतते रहिए। तो चम्मच ऊष्मा को अवशोषित करके गिलास को टूटने से रोकता है। तो आइए देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन। जब एक गिलास में गर्म पानी डालते हैं तो उसके अंदर एक इस्पात की चम्मच रख देते हैं। तो चम्मच क्या करता है कि जो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, पिछले प्रश्न में बताया था कि ऊष्मा जो है अधिक ताप से कम ताप की ओर गमन करती है। तो जो कांच के गिलास के अंदर गर्म पानी भरा है उसमें जो ऊष्मा है वो क्या होगी, चम्मच द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, क्योंकि चम्मच इस्पात का है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा आपका अवशोषित कर लेगा और आपका कांच का गिलास टूटने से बच जाएगा। तो ये जब प्रयोग करिएगा एक चम्मच जरूर अपने पास में रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 20 आपका आखिरी प्रश्न है। इसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके कितने नंबर आए 20 में से। हमने मिशन रखा है 20/20 का। प्रश्न नंबर 20 है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग गीले स्नानाघर में नहीं फिसलें, फिसलन रोधी टाइल्स लगाई जाती है, क्यों? आपने अब देखी होंगी बाज़ार में नई नई जो टाइल्स आने लगी हैं, दानेदार टाइल्स आती है जिसकी वजह से आप फिसलते नहीं हैं, बच जाते हैं गिरने से। तो आइए देखते हैं, फर्श और पैरों के बीच घर्षण को कम करने के लिए, फर्श और पैरों के बीच घर्षण को बढ़ाने के लिए, सी है आकर्षक बनने के लिए और डी है सतह को चिकनी बनाने के लिए। तो बताइए हम अपने बाथरूम में जो है वो ऐसी टाइल्स क्यों लगाते हैं जिसकी वजह से हम गिरे नहीं, दानेदार टाइल्स हम क्यों लगाते हैं सीधे सीधे, यह पूछा गया है। तो आंसर इसका बी, यानी कि फर्श और पैरों के बीच घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो क्या होता है कि देखिए हमारे पैर थोड़े चिकने होते हैं और अगर आपकी टाइल्स भी चिकनी होगी और उस पर कहीं पानी मिल गया तो और भी चिकनी हो जाएगी, तो आप गिर सकते हैं फिसल करके। लेकिन हम क्या करते हैं, अब नई टाइल्स जो आ रही हैं बाज़ार में तो उसमें दाने 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 होते हैं सारी टाइल्स में, तो उससे क्या होता है कि पैरों और टाइल्स के बीच जो है वो घर्षण बढ़ जाता है अपना, यानी कि खुरदुरी सतह हो जाती है। तो पैर हमारे उस टाइल्स में मतलब मिले होने की वजह से, जुड़े होने की वजह से एक तरह से बैलेंस बना रहता है और हम गिरते नहीं हैं। लोग गीले स्नानघर में ना फिसलें इसके लिए फिसलन रोधी टाइल्स लगाई जाती है, जिससे पैर और टाइल्स के बीच का घर्षण बढ़ता है और अधिक घर्षण के कारण हम फिसलते नहीं हैं। तो थैंक यू, ये थी हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये सारे प्रश्न जो हैं आपके प्रीवियस एग्जाम से आए हुए हैं, हमने अलग अलग एग्जाम्स से ये सारे प्रश्न आपके कवर किए हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे आने वाली एग्जाम जो है SSR नेवी आने वाली है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप आने वाली है, वर्ग 3 का एग्जाम आने वाला है। इसके बाद बात करें तो MPSI UPSI आने वाली है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी जिसमें कि इसी तरह के प्रश्न आते हैं, आपके ये सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो सक्सेस जंक्शन पर बने रहिए। नीचे देखेंगे तो सक्सेस जंक्शन के सामने सब्सक्राइब का एक बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो भी आपके सामने आने लगेंगी और आगे आने वाली वीडियो भी आपके सामने आने लगेंगी। तो बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल के अंदर डली हैं, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान रखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है, तो उस लिंक पर जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के एक दिन बाद आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी। तो वीडियो देखिए, PDF से रिवाइज कीजिए, पूरा क्लीन ऑल क्लियर, यानी कि 20/20 आपके मार्क्स पक्के। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।